प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपना YouTube चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर स्वागत है। आज हम आपके लिए समाजशास्त्र की महामैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और अगर किसी विद्यार्थी को इस क्लास की PDF लेनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मैसेज और इनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको नाम मात्र शुल्क PDF मिलेगी। विद्यार्थियों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ, स्वरूप एवं क्षेत्र की व्याख्या करते हुए मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ, स्वरूप एवं क्षेत्र तथा मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र के मध्य संबंध है। पॉइंट नंबर 1 है, सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ है सामाजिक मानवशास्त्र सोशल एंथ्रोपोलॉजी मानवशास्त्र की एक शाखा है जो मानव समाज के सामाजिक संगठन, संस्थाओं, संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं, मूल्य व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि मनुष्य किस प्रकार समूह में रहता है, सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं और सांस्कृतिक पैटर्न समाज के जीवन को किस प्रकार प्रभावित है। सरल शब्दों में सामाजिक मानवशास्त्र मानव जीवन के सामाजिक पहलुओं का तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन है जो विभिन्न संस्कृतियों और समाजों के बीच समानताओं और भिन्नताओं को उजागर करता है। पॉइंट नंबर 2 है, सामाजिक मानवशास्त्र का स्वरूप। सामाजिक मानवशास्त्र का स्वरूप बहुआयामी एवं वैज्ञानिक है, जिसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। पहला लक्षण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये तथ्यों पर आधारित अध्ययन करते हैं तथा अवलोकन, साक्षात्कार और क्षेत्र कार्य जैसी पद्धतियों का प्रयोग करता है। पॉइंट नंबर 2 है तुलनात्मक प्रकृति। विभिन्न समाजों और संस्कृतियों की तुलना करके उनके सामाजिक ढांचे और विकास की प्रवृत्तियों को समझता है। 3 नंबर लक्षण है समग्र दृष्टिकोण। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि सभी पहलुओं का सम्मिलित अध्ययन करता है। 4 नंबर लक्षण है संस्कृति केंद्रित। ये मानते हैं कि मनुष्य का सामाजिक जीवन उसकी संस्कृति से गहराई प्रभावित होता है। 5 नंबर है गुणात्मक अध्ययन। ये आंकड़ों की गणना से अधिक मानवीय अनुभव, व्यवहार और संबंधों की गहनता पर ध्यान देता है। पॉइंट नंबर 3 है पहले क्वेश्चन का, सामाजिक मानवशास्त्र का क्षेत्र। सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसमें निम्नलिखित मुख्य विषय सम्मिलित है। पहला है सामाजिक संगठन का अध्ययन। परिवार, वंश, विवाह, गोत्र, रिश्तेदारी और जाति व्यवस्था का विश्लेषण। 2 नंबर है आर्थिक जीवन, उत्पादन, विनिमय, उपभोग और पारंपरिक आर्थिक व्यवस्थाओं का अध्ययन। 3 नंबर है राजनीतिक संगठन, सत्ता, नेतृत्व, शासन प्रणालियों एवं जनजाति प्रशासन का अध्ययन। 4 नंबर है धार्मिक एवं जादुई मान्यताएं, धार्मिक अनुष्ठान, आस्था प्रणालियों और जादू टोने की प्रथाओं का विश्लेषण। 5 नंबर है संस्कृति परिवर्तन, सांस्कृतिक संपर्क, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और सांस्कृतिक आवास का अध्ययन। 6 नंबर है जनजातीय अध्ययन, आदिवासी एवं परंपरागत समाजों की संरचना, संस्कृति और जीवन शैली का वर्णन। 4 नंबर पॉइंट है मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र के मध्य संबंध। मानवशास्त्र एंथ्रोपोलॉजी और समाजशास्त्र सोशियोलॉजी दोनों का अध्ययन विषय मनुष्य और उसका समाज है। इनके बीच संबंध को निम्न बिंदु को स्पष्ट किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1 है विषयगत समानता। दोनों मनुष्य के सामाजिक जीवन, संस्थाओं और संबंधों का अध्ययन करते हैं। 2 नंबर है दृष्टिकोण का अंतर। समाजशास्त्र मुख्यतः आधुनिक, शहरी और जटिल समाजों का अध्ययन करता है, जबकि मानवशास्त्र पारंपरिक, आदिवासी और सरल समाजों पर केंद्रित रहता है। 3 नंबर है अनुसंधान पद्धति। मानवशास्त्र क्षेत्र कार्य और सहभागी अवलोकन पर अधिक जोर देता है, जबकि समाजशास्त्र में सर्वेक्षण और सांख्यिकीय विश्लेषण भी महत्वपूर्ण है। 4 नंबर है पूरक संबंध। मानवशास्त्र छोटे समूह की गहन संबंध देता है जो समाजशास्त्र को व्यापक सामाजिक ढांचे को समझने में मदद करता है। 5 नंबर है संयुक्त प्रयोजन। दोनों का उद्देश्य समाज की संरचना, परिवर्तन और मानवीय व्यवहार को वैज्ञानिक रूप से समझना। 5 नंबर पॉइंट है इसका निष्कर्ष। सामाजिक मानवशास्त्र मानव जीवन के सामाजिक आयामों का गहन, तुलनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। इसका स्वरूप वैज्ञानिक, समग्र और तुलनात्मक है तथा इसका क्षेत्र परिवार से लेकर संस्कृति परिवर्तन तक विस्तृत है। मानवशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। जहाँ मानवशास्त्र जड़ों तक जाता है, वहीं समाजशास्त्र शाखाओं और विस्तार का अध्ययन करता है। दोनों का संयुक्त अध्ययन मनुष्य और समाज को समझने के लिए अनिवार्य है।
क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, मानव समाज के विकास में जैविक और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका समझाइए। इसका आंसर है मानव समाज के विकास में जैविक और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका। मानव समाज का विकास एक लंबी ऐतिहासिक जैविक और सांस्कृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। इसमें प्राकृतिक जैविक गुणों और मानवीय रचनात्मक व परंपराओं सांस्कृतिक दोनों का योगदान है। पॉइंट नंबर 1 है इसका, जैविक कारक है। जैविक कारक वे प्राकृतिक तत्व हैं जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आनुवंशिक स्वरूप को प्रभावित करते हैं। ये मानव समाज की संरचना और विकास की आधारभूमि तैयार करते हैं। के शारीरिक संरचना, सीधा खड़ा होना, 2 पैरों पर चलना और हाथों की स्वतंत्रता ने उपकरण बनाने और उपयोग करने की क्षमता दी। मस्तिष्क का बड़ा आकार और विकसित तंत्रिका तंत्र ने सोचने, योजना बनाने और भाषा विकसित करने में मदद की। आनुवांशिक गुण है। बुद्धि, स्मृति, सीखने की क्षमता और रचनात्मक आंशिक रूप से आनुवंशिक विरासत से प्राप्त होती है। रंग, कद, शारीरिक सहन शक्ति जैसे गुण पर्यावरण के अनुरूप समाज में विभाजन और कार्यों के चयन को प्रभावित करते हैं। जैविक अनुकूलन, मौसम, आहार और पर्यावरण के अनुसार शरीर की संरचना में बदलाव जैसे त्वचा का रंग, शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले समूह में जैविक विविधता ने अलग अलग जीवन शैलियों को जन्म दिया। निष्कर्ष है, जैविक कारक मानव को प्रकृति के अनुरूप ढालते हैं और उसकी बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमताओं का आधार तैयार करते हैं। 2 नंबर पॉइंट है, सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक वे मान्यताएं, मूल्य, ज्ञान, तकनीक, रीति रिवाज और परंपराएं हैं जो समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी सीखी और सिखाई जाती है। इसका क्या है, भाषा और संचार। भाषा ने विचारों, अनुभवों और ज्ञान को साझा करने की क्षमता दी। मौखिक और लिखित परंपरा ने समाज में ज्ञान का संरक्षण प्रसार किया। तकनीकी विकास, औजार बनाना, कृषि, धातुकर्म, परिवहन और औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन क्षमता और जीवन स्तर को बदला। आधुनिक तकनीकी ने वैश्विक स्तर पर समाज को जोड़ा। सामाजिक संस्थाएं, परिवार, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीति जैसी संस्थाओं ने समाज को संगठित और स्थिर बनाया। सामाजिक नियम और नैतिक मूल्य समाज में अनुशासन और सामंजस्य बनाए रखते हैं। इसका कला, धर्म और नैतिकता। कला ने सौंदर्य बोध और रचनात्मक को विकसित किया। धर्म और नैतिक मूल्यों ने आचरण और जीवन दर्शन को दिशा दी। निष्कर्ष है, सांस्कृतिक कारक मानव को प्रकृति से ऊपर उठाकर समाज के उच्चतर संगठन और प्रगति की ओर ले जाते हैं। विद्यार्थियों, आ क्लास केड़ी लागी थाने जरा कमेंट करके बताइयो। पॉइंट नंबर 3 है इसका, जैविक और सांस्कृतिक कारकों का पारस्परिक संबंध है। जैविक क्षमता जैसे भाषा बोलने की शारीरिक योग्यता सांस्कृतिक विकास का आधार है। संस्कृति जैविक सीमाओं को पार कर मानव को नए वातावरण में जीवित रहने योग्य बनाती है, जैसे कपड़े, आवास, औषधि दोनों मिलकर समाज की विविधता और प्रगति को आकार देते हैं। संक्षेप में, मानव समाज का विकास केवल प्राकृतिक चयन या केवल सांस्कृतिक आविष्कार का परिणाम नहीं है, बल्कि ये जैविक विरासत और सांस्कृतिक नवाचार के सतत पारस्परिक प्रभाव का फल है। जैविक कारक हमें क्षमता देते हैं और सांस्कृतिक कारक हमें दिशा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्थाओं की परिभाषा, प्रकार एवं विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। इसका आंसर है, सामाजिक संस्थाओं की परिभाषा, प्रकार एवं विशेषताएं। प्रस्तावना, मानव समाज में जीवन व्यवस्थित और संतुलित रूप से चलाने के लिए कुछ स्थायी ढांचे एवं नियम बनाए जाते हैं, जिन्हें सामाजिक संस्थाएं कहते हैं। ये संस्थाएं व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करती है, आवश्यक भूमिकाएं निर्धारित करती है तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। 2 नंबर है परिभाषा। मैकी के अनुसार सामाजिक संस्था व्यवहार के निश्चित नियमों एवं अपेक्षाओं का ऐसा संगठन है जो समाज के किसी विशेष पहलुओं को नियमित करता है। गिलिन के अनुसार सामाजिक संस्था उन सामाजिक मानदंडों, विचारों एवं व्यवहार के संगठित ढांचों समूह है जो विशेष सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो सामाजिक संस्था वह संगठित तंत्र है जो समाज में किसी विशेष कार्य या आवश्यकता की पूर्ति हेतु स्थायी नियम, मूल्य और भूमिकाएं निर्धारित करता है।
3 नंबर पॉइंट है प्रकार। सामाजिक संस्थाओं को कई आधारों पर विभाजित किया जाता है कि कार्य के आधार पर प्राथमिक संस्थाएं, परिवार, विवाह, रिश्तेदारी आदि। इसका उद्देश्य है व्यक्तित्व निर्माण, प्रजनन, सामाजिकरण और माध्यमिक संस्थाएं, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि। इसका उद्देश्य है सामाजिक व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार, आर्थिक उत्पादन और क्षेत्र के आधार पर। पॉइंट नंबर 1 है आर्थिक संस्थाएं, उत्पादन, वितरण एवं उपभोग से जुड़ी संस्थाएं जैसे बाजार, बैंक। 2 नंबर है राजनीतिक संस्थाएं, शासन, प्रशासन एवं शक्ति से संबंधित जैसे संसद, पंचायत। 3 नंबर है शैक्षिक संस्थाएं, शिक्षा एवं ज्ञान प्रसार जैसे विद्यालय, विश्वविद्यालय। 4 नंबर है धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक आस्था, पूजा पद्धति जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर। 5 नंबर है पारिवारिक संस्थाएं, विवाह, परिवार, वंश व्यवस्था। 6 संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर है औपचारिक संस्थाएं, लिखित नियम, निश्चित संरचना जैसे सरकारी कार्यालय। 2 नंबर है अनौपचारिक संस्थाएं, परंपरागत एवं अव्यवस्थित नियम जैसे मित्र समूह, जाति समूह। 4 नंबर है इसका पॉइंट विशेषताएं। विशेषताएं संगठित संरचना, इनमें निश्चित भूमिकाएं, नियम और प्रक्रिया होती है। 2 नंबर स्थायित्व, समय के साथ बने रहते हैं यद्यपि परिवर्तनों के साथ रूप बदल सकते हैं। 3 नंबर है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रत्येक संस्था का उद्देश्य किसी न किसी बुनियादी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना। 4 नंबर है मानदंड एवं मूल्य आधारित, संस्थाएं समाज के नैतिक मूल्यों एवं मानदंडों के अनुसार चलती है। नियंत्रित भूमिका, व्यक्ति के व्यवहार को अनुशासित और नियंत्रित करती है। 6 नंबर है सार्वभौमिकता, हर समाज में कुछ न कुछ रूप में सामाजिक संस्थाएं मौजूद होती है। 7 नंबर है परस्पर निर्भरता, सभी संस्थाएं आपस में जुड़ी होती है और एक दूसरे को प्रभावित करती है। इसका उपसार है सामाजिक संस्थाएं समाज की रीढ़ की हड्डी के समान है। ये न केवल समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखती है बल्कि व्यक्तियों के विकास और समाज की प्रगति के लिए आवश्यक वातावरण भी प्रदान करती है। परिवार, शिक्षा, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था जैसी संस्थाएं मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। 4 नंबर क्वेश्चन है विवाह संस्था के स्वरूप एवं प्रकार का समाजशास्त्रीय विश्लेषण कीजिए। इसका आंसर है विवाह संस्था का परिचय। विवाह एक सामाजिक संस्था है जिसके माध्यम से यौन संबंध, दाम्पत्य जीवन, संतानोत्पत्ति तथा परिवार का गठन सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करते हैं। ये केवल जैविक या व्यक्तिगत घटना नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक, धार्मिक और कानूनी व्यवस्था है जो समाज के नैतिक एवं आर्थिक ढांचे में गहराई से जुड़ी होती है। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से विवाह एक नियंत्रण तंत्र है जो यौन व्यवहार, उत्तराधिकार, संपत्ति वितरण और सामाजिक संरचना को व्यवस्थित करता है। 2 नंबर है विवाह संस्था का स्वरूप के सामाजिक स्वरूप है। विवाह सामाजिक स्वीकृति प्राप्त दाम्पत्य संबंध है। ये केवल 2 व्यक्तियों के बीच का अनुबंध नहीं बल्कि 2 परिवारों और कभी-कभी 2 समुदायों के बीच का गठबंधन भी है। धार्मिक स्वरूप, अनेक समाजों में विवाह धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा संपन्न होता है। उदाहरण है हिंदू धर्म में विवाह को संस्कार माना गया है। ये कानूनी स्वरूप है। विवाह कानूनी मान्यताएं प्राप्त करने पर पति पत्नी के अधिकार व कर्तव्य निर्धारित करता है। आधुनिक काल में विवाह से संबंधित कानून जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह कानून इसके स्वरूप को नियंत्रित करते हैं। ये सांस्कृतिक स्वरूप, विवाह की विधि, रीति रिवाज और मान्यताएं संस्कृति के अनुसार भिन्न होती है जैसे अरेंज मैरिज, लव मैरिज, सामूहिक विवाह इत्यादि। 3 नंबर है विवाह के प्रकार समाजशास्त्रीय दृष्टि से। पति पत्नी की संख्या के आधार पर एक पत्नी प्रथा, एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह संबंध अधिकांश आधुनिक समाजों में प्रचलित है। बहुपत्नी प्रथा, एक पुरुष की 1 से अधिक पत्नियां, कुछ पारंपरिक समाजों में। बहुपति प्रथा जैसे एक स्त्री के 1 से अधिक पति दुर्लभ जैसे कुछ हिमालयी जनजातियों में। 2 नंबर है वैवाहिक साथियों के चयन के आधार पर सजातीय विवाह, समान जाति, गोत्र, धर्म या सामाजिक समूह में विवाह। विसजातीय विवाह, भिन्न जाति, गोत्र, कुल या समुदाय में विवाह।
निवास के आधार पर कहा जाए तो पितृ निवासी विवाह, जैसे विवाह के बाद पत्नी पति के घर में निवास करती है। मातृ निवासी विवाह, जैसे विवाह के बाद पति पत्नी के घर में रहता है। स्वतंत्र निवासी, जैसे दंपति विवाह के बाद नया घर स्थापित करते हैं। 4 नंबर पॉइंट है इसका, विवाह की विधि के आधार पर। अरेंज मैरिज, परिवार या समूह समाज द्वारा तय किया गया विवाह। लव मैरिज, व्यक्तिगत पसंद के आधार पर विवाह। सामूहिक विवाह, अनेक जोड़ों का एक साथ विवाह समूह है। 4 नंबर इसका पॉइंट है समाजशास्त्रीय विश्लेषण। कार्य क्षमता दृष्टिकोण, विवाह समाज में यौन नियंत्रण, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक सहयोग और बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। संघर्ष दृष्टिकोण, विवाह संस्था अक्सर लिंग असमानता और सत्ता संरचना को बनाए रखने का माध्यम बन जाती है, जैसे पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष वर्चस्व। अंतरक्रियात्मक दृष्टिकोण, विवाह दंपति के बीच भावनात्मक संबंध भूमिकाओं और संचार के माध्यम से आकार लेता है। इसका निष्कर्ष है विवाह संस्था समाज की बुनियादी इकाई परिवार का निर्माण करती है। समाज के साथ इसके स्वरूप और प्रकार में परिवर्तन आया। आधुनिकता, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कानूनी सुधारों ने विवाह को अधिक समानता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित बनाने की दिशा में बदला है। फिर भी ये एक ऐसी संस्था है जो समाज की सांस्कृतिक निरंतरता और सामाजिक एकता को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है, भारतीय परिवार की विशेषताएं एवं वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर है विद्यार्थियों, भारतीय समाज में परिवार एक प्रमुख सामाजिक संस्था है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके जीवन को प्रभावित करती है। ये केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का भी केंद्र है। समय के साथ साथ विशेषकर औद्योगिकरण, शहरीकरण और शिक्षा के प्रसार के कारण भारतीय परिवार की संरचना और कार्यों में कई परिवर्तन आए। इसका पॉइंट नंबर 2 है भारतीय परिवार की मुख्य विशेषताएं। संयुक्त परिवार प्रणाली, पारिवारिक रूप से भारत में संयुक्त परिवार प्रचलित रहा है जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और बच्चे एक साथ रहते हैं। पॉइंट नंबर 2 है पितृसत्तात्मक व्यवस्था। परिवार का मुख्य प्राय पुरुष, पिता या दादा होता है जो निर्णय लेने या संसाधनों के वितरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। 3 नंबर है आर्थिक एकता। परिवार के सभी सदस्य एक साझा आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। आय और संपत्ति सामूहिक होती है। 4 नंबर है सांस्कृतिक एवं धार्मिक एकता। परिवार धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों और परंपराओं का पालन करता है जो सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। 5 नंबर है विद्यार्थियों सामाजिक नियंत्रण। परिवार के बुजुर्गों सदस्य सामाजिक मानदंडों का पालन सुनिश्चित करते हैं और बच्चों में संस्कार स्थापित करते हैं। 6 नंबर है भावनात्मक एकता। पारिवारिक सदस्य एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं जिससे गहरे भावनात्मक संबंध बनते हैं। इसका 3 नंबर पॉइंट है वर्तमान में आए परिवर्तन। संयुक्त से एकल परिवार की ओर बदलाव। रोजगार के अवसरों और शहरीकरण के कारण छोटे एकल परिवार अधिक प्रचलित हो गए हैं। और 2 नंबर है महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन। शिक्षा और रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुई है और निर्णय लेने में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। 3 नंबर पॉइंट है परिवार के कार्यों में कमी। पहले परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि के लिए जिम्मेदार था, परंतु अब ये कार्य कई हद तक बाहरी संस्थाओं और सेवाओं को सौंप दिए गए। 4 नंबर है पीढ़ीगत अंतर और मूल्य परिवर्तन। नई पीढ़ी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता और करियर को अधिक महत्व देने लगी है। 5 नंबर है विवाह संबंधों में बदलाव। प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह, अंतरधार्मिक विवाहों की संख्या बढ़ी है जिससे पारंपरिक विवाह पद्धति में बदलाव आया है। 6 नंबर है प्रवास और प्रवासी भारतीय परिवार। विदेश में बसने के कारण ट्रांसनेशनल फैमिली की अवधारणा विकसित हुई है जिससे सदस्य अलग अलग देशों में रहते हुए भी जुड़े रहते हैं। इसका 4 नंबर निष्कर्ष है भारतीय परिवार ने परंपरागत रूप में समाज की एकता, स्थिरता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि समय के साथ उसकी संरचना
और कार्यों में बदलाव आया है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव और पारिवारिक सहयोग आज भी इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। भविष्य में भारतीय परिवार पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक जीवन शैली का मिश्रण बनकर उभर सकता है। 6 नंबर इसका क्वेश्चन है, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के लक्षण, कार्य एवं परिवर्तन के कारण स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है विद्यार्थियों, प्रस्तावना। भारतीय समाज की संरचना में जाति व्यवस्था एक अत्यंत प्राचीन और विशिष्ट सामाजिक संस्था रही है। ये व्यवस्था मूल रूप से वर्ण व्यवस्था से विकसित हुई है, जिसमें समाज को 4 प्रमुख वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया था। कालांतर में ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित कठोर जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। ये भारतीय सामाजिक जीवन का आधार नहीं, लेकिन समय के साथ इसमें उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। जाति व्यवस्था के प्रमुख लक्षण। पॉइंट नंबर 1 है इसका जन्म आधारित सदस्यता। व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होती है और जीवन भर अपरिवर्तनीय रहती है। 2 नंबर है पारिवारिक पेशा। प्रत्येक जाति का अपना एक निश्चित पेशा या कार्य होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। 3 नंबर है सामाजिक श्रेणीकरण। जातियों में ऊंच नीच का क्रम होता था, जिसमें उच्च जातियां प्रतिष्ठित मानी जाती थी। एडोगेमी अंतर्विवाह, विवाह केवल अपनी ही जाति में किया जाता था, अन्य जाति में विवाह वर्जित था। भोजन व छुआछूत संबंध नियम। भोजन, जल और शारीरिक स्पर्श से संबंधित अनेक सामाजिक प्रतिबंध थे। 6 नंबर है धार्मिक आधार। जाति व्यवस्था धार्मिक मान्यताओं, शास्त्रों और परंपराओं से जुड़ी थी। 7 नंबर है आत्मनिर्भर इकाई। प्रत्येक जाति अपने सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करती थी। 3 नंबर पॉइंट है इसका जाति व्यवस्था के कार्य के सकारात्मक कार्य। पॉइंट नंबर 1 है सामाजिक स्थिरता। जाति व्यवस्था ने लंबे समय तक समाज में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखा। विद्यार्थियों, किसी को भी पीडीएफ लेनी है इस क्लास की या इसके अलावा बीए सेकेंड ईयर की, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर मैसेज या इनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहां पर आपको नोट मात्र पीडीएफ मिलेगी। 2 नंबर पॉइंट है विद्यार्थियों व्यावसायिक विशेषता। एक ही कार्य को पीढ़ी दर पीढ़ी करने से कौशल में उत्कृष्टता आई। 3 नंबर है सांस्कृतिक संरक्षण। जातियों ने अपने रीति रिवाज, कला, हस्तशिल्प और परंपराओं को सुरक्षित किया। सामूहिक पहचान। जाति ने अपने सदस्यों को सुरक्षा और सामाजिक पहचान प्रदान की। इसका खे है नकारात्मक प्रभाव। पॉइंट नंबर 1 है इसका सामाजिक असमानता। उच्च और निम्न जातियों के बीच भेदभाव ने असमानता को जन्म दिया। 2 नंबर है छुआछूत और अस्पृश्यता। निम्न जातियों को सामाजिक जीवन से अलग कर दिया गया। 3 नंबर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। पेशा, विवाह, शिक्षा आदि में स्वतंत्रता नहीं थी। आर्थिक पिछड़ापन। जाति आधारित पेशों के कारण नई आर्थिक संभावनाओं से वंचित रहना। 4 नंबर है जाति विवाह में परिवर्तन के कारण। इसका 1 नंबर पॉइंट है आधुनिक शिक्षा का प्रसार। समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकार के विचारों ने जातिवाद को चुनौती दी। 2 नंबर है औद्योगिकरण। मशीनों और कारखानों ने जाति आधारित पारंपरिक पेशों को कमजोर किया। 3 नंबर है शहरीकरण। शहरों में मिश्रित जनसंख्या और रोजगार ने जातिगत भेदभाव को कम किया। 4 नंबर है सामाजिक व धार्मिक आंदोलन। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज आदि ने जातिवाद का विरोध किया। 5 नंबर है संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान ने समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 18 और अस्पृश्यता निर्मूलन अनुच्छेद 17 लागू किया। साथ ही पिछड़ वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। 6 नंबर पॉइंट है संचार क्रांति। मीडिया, इंटरनेट और परिवहन ने सामाजिक दूरी घटाई। 7 नंबर है राजनीतिक लोकतंत्र। सार्वभौमिक मताधिकार ने निम्न जातियों को राजनीतिक शक्ति दी। 5 नंबर पॉइंट है निष्कर्ष। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को दीर्घकाल तक स्थिरता, व्यवस्था और सांस्कृतिक संरक्षण दिया, लेकिन इसके नकारात्मक पहलुओं ने सामाजिक असमानता और भेदभाव को भी जन्म दिया। आधुनिक शिक्षा, औद्योगिकरण, संवैधानिक प्रावधान और सामाजिक आंदोलनों के कारण इसकी कठोरता में कमी आई। आज भी जाति व्यवस्था का प्रभाव भारतीय राजनीति और सामाजिक संबंधों में देखा जा सकता है, परंतु ये अब केवल जैसी कठोर नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों 7 संस्कृति का अर्थ, विशेषताएं एवं कार्यों की व्याख्या करते हुए संस्कृतिकरण एवं सामाजिकरण की प्रक्रियाओं को समझाओ।
इसका आंसर है संस्कृति का अर्थ विशेषताओं एवं कार्य तथा संस्कृतिकरण एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया। पॉइंट नंबर 1 है इसका संस्कृति का अर्थ है। संस्कृति शब्द संस्कृत के संस्कृत धातु से बना है जिसका अर्थ है परिष्कृत करना, सुधारना या विकसित करना। सामाजिक विज्ञान में संस्कृति का आशय उस समग्र जीवन पद्धति से है जो किसी समाज के लोगों द्वारा सीखी, अपनाई या पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जा सकती है। इसमें मनुष्य के विचार, विश्वास, मूल्य, कला, ज्ञान, परंपराएं, भाषा, रीति रिवाज, तकनीकी और जीवन के सभी पहलू शामिल होते हैं। परिभाषाएं इसकी E.B. टायलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि, परंपराएं और वे सभी क्षमताएं एवं आदतें आती हैं जो मनुष्य समाज का सदस्य होने के कारण अर्जित करते हैं। मैकाइवर और पेज संस्कृति मानव निर्मित पर्यावरण है। संस्कृति की विशेषताएं हैं। 1 नंबर पॉइंट है अर्जित होती है। संस्कृति जन्मजात नहीं बल्कि सीखने और अनुभव से प्राप्त होती है। 2 नंबर है सामूहिक, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की सम्मति होती है। 3 नंबर है सीखी, भाषा, परंपराएं, मूल्य, आदतें समाज में रहकर सीखी जाती है। 4 नंबर है गतिशील, समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। 5 नंबर है संचरित, ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। 6 नंबर है प्रतीकात्मक, भाषा, चिन्ह, कला आदि प्रतीकों के रूप में संस्कृति का निरूपण करते हैं। 7 नंबर है विद्यार्थियों अनुकूलनशील, ये समय, पर्यावरण और आवश्यकताओं के अनुसार ढलती है। 8 नंबर है समेकित, इसके सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े और परस्पर निर्भर होते हैं। 3 नंबर है विद्यार्थियों संस्कृति के कार्य, इसका पॉइंट है व्यवहार का मार्गदर्शन। संस्कृति तय करती है कि समाज में क्या सही और क्या गलत है जिससे आचार संहिता बनती है। इसका 2 नंबर पॉइंट है सामाजिक एकता, साझा विश्वास, रीति रिवाज और मूल्य समाज के सदस्यों को जोड़ते हैं। 3 नंबर है इसका पॉइंट है व्यक्तिगत निर्माण, व्यक्ति के विचार, दृष्टिकोण और व्यक्ति को आकार देती है। 4 नंबर है ज्ञान का संरक्षण, भाषा और परंपराओं के माध्यम से ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहते हैं। 5 नंबर है परिवर्तन का साधन, संस्कृति नई तकनीकों, विचारों और मूल्यों को अपनाकर समाज को प्रगतिशील बनाती है। 6 नंबर है विद्यार्थियों भावनात्मक संतोष, त्यौहार, कला, संगीत और धार्मिक रीति रिवाज व्यक्ति को मानसिक संतोष और पहचान देते हैं। 4 नंबर पॉइंट है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, अर्थ संस्कृतिकरण वे प्रक्रिया है जिसमें एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति के संपर्क में आकर उसकी विशेषताओं, परंपराओं, भाषा, तकनीक आदि को अपनाते हैं। ये आमतौर पर विभिन्न समाजों के आपसी संपर्क, व्यवहार, प्रवचन, शिक्षा या मीडिया के माध्यम से होती है। मुख्य रूप का पॉइंट है प्रत्यक्ष संपर्क से संस्कृतिकरण, जब लोग दूसरे समाज में जाकर वहाँ की संस्कृति सीखते हैं, जैसे विदेश में बसने पर स्थानीय जीवन शैली अपनाना। 2 नंबर है अप्रत्यक्ष माध्यम से मीडिया, साहित्य या शिक्षा के जरिए अन्य संस्कृति का प्रभाव। लक्षण, इसमें संस्कृति के तत्वों का आदान प्रदान होता है। कभी कभी अपनी संस्कृति में परिवर्तन या मिश्रण होता है, इससे समाज में नवाचार और विविधता आती है। उदाहरण भारत में पश्चिमी पहनावे, फास्ट फूड संस्कृति, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। पॉइंट नंबर है 5 सामाजिकरण की प्रक्रिया, इसका अर्थ है सामाजिकरण वे प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के मूल्यों, मानदंडों, भाषा, आचरण पद्धतियों और भूमिकाओं को सीख कर एक सक्रिय सामाजिक सदस्य बनता है। इसकी परिभाषा है वॉटरन और हंट सामाजिकरण के अनुसार वे प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में आवश्यक भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार होता है। इसका चरण है विद्यार्थियों प्राथमिक सामाजिकरण, बाल्यावस्था में परिवार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा और संस्कार। 2 नंबर है माध्यमिक सामाजिकरण, विद्यालय, मित्र समूह, धार्मिक संस्थाएं और मीडिया के प्रभाव से। 3 नंबर है व्यावसायिक सामाजिकरण, पेशेवर जीवन के लिए आवश्यक मूल्य, व्यवहार और कौशल का विकास। एजेंसी माध्यम, परिवार, भाषा, नैतिकता, आचार विचार की नींव रखता है। विद्यालय औपचारिक शिक्षा और अनुशासन प्रदान करता है। सहपाठी समूह सामाजिक व्यवहार और समूह भावना विकसित करते हैं। मीडिया नए विचार, जीवन शैली और वैश्विक दृष्टिकोण देते हैं। धर्म और संस्कृति मूल्य और नैतिक आचरण तय करते हैं।
6 नंबर पॉइंट है संस्कृतिकरण और सामाजिकरण का संबंध। दोनों प्रक्रिया व्यक्ति और समाज के विकास में पूरक है। सामाजिकरण व्यक्ति को अपनी संस्कृति के मूल्यों और मानकों से परिचित कराता है। संस्कृतिकरण व्यक्ति को अन्य संस्कृतियों के संपर्क में लाकर नई विशेषताओं को अपनाने में सक्षम बनाता है। दोनों से व्यक्ति का सामाजिक अनुकूलन और सांस्कृतिक विकास संभव होता है। संस्कृति समाज का आधार है जो व्यक्ति के जीवन को दिशा, पहचान और मूल्य प्रदान करती हैं। इसकी विशेषताएं और कार्य समाज में व्यवस्था, एकता और प्रगति को संभव बनाते हैं। संस्कृतिकरण और सामाजिकरण दोनों ही प्रक्रिया मानव जीवन में निरंतर चलती रहती है। एक और ये अपनी परंपराओं को बनाए रखती है और दूसरी ओर नए अनुभवों और बदलावों को अपनाकर समाज को जीवंत और गतिशील बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों 8, सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए भारत में सांस्कृतिक एकता के आधारों पर चर्चा कीजिए। इसका आंसर है सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांत एवं भारत में सांस्कृतिक एकता के आधार पर। पॉइंट नंबर 1 है सांस्कृतिक परिवर्तन का अर्थ है। सांस्कृतिक परिवर्तन से अभिप्राय किसी समाज की संस्कृति में समय के साथ होने वाले रूपांतरण से है। इसमें परंपराओं, मान्यताओं, रीति रिवाजों, कला, साहित्य, तकनीक, जीवन शैली और मूल्यों में परिवर्तन शामिल होते हैं। ये प्रक्रिया क्रमिक भी हो सकती है और तीव्र भी। 2 नंबर पॉइंट है सांस्कृतिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत है। संस्कृति समय के साथ सरल से जटिल रूप में विकसित होती है। लेविस, मॉर्गन और टाइलर के अनुसार समाज आदिम व्यवस्था से सभ्यता की व्यवस्था तक क्रमिक रूप से प्रगति रहते हैं। 2 नंबर सिद्धांत है प्रसारवादी सिद्धांत है। सांस्कृतिक तत्व एक समाज से दूसरे समाज में प्रसार के द्वारा पहुँचाए। विद्यार्थियों इस क्लास को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ताकि ये क्लास सभी बच्चों के पास पहुंच सके, जिससे सभी विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसका पॉइंट नंबर 3 है विद्यार्थियों संस्कृतिकरण सिद्धांत है। दो संस्कृतियों के संपर्क में आने पर उनका परस्पर प्रभाव और आदान प्रदान होता है। उदाहरण है भारत में पश्चिम वस्त्र, खान पान और शिक्षा पद्धतियों का अपनाना। 4 नंबर पॉइंट है अभिनवता एवं आविष्कार सिद्धांत है। एक नए आविष्कार या विचार सांस्कृतिक परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण इंटरनेट और स्मार्टफोन ने सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन को बदला। 5 नंबर पॉइंट है संस्कृतिकरण। M.N. श्रीनिवास के अनुसार निचली जातियों द्वारा उच्च जातियों के रीति रिवाज, परंपरा, जीवन शैली अपनाना जिससे उनका सामाजिक स्तर ऊंचा रहता है। 6 नंबर है पॉइंट है पश्चिमीकरण। M.N. श्रीनिवास के अनुसार ब्रिटिश शासन और पश्चिम शिक्षा के प्रभाव से भारतीय समाज में आया परिवर्तन। उदाहरण है लोकतांत्रिक मूल्य, आधुनिक शिक्षा, विज्ञान पर जोर है। 3 नंबर पॉइंट है भारत में सांस्कृतिक एकता के आधार पर। भारत भौगोलिक, भाषाई और धार्मिक विविधता के बावजूद सांस्कृतिक एकता का अद्वितीय उदाहरण है। इसके मुख्य आधार है पहला आधार है समान आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति में धर्म और दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। वेदांत, योग, कर्म, धर्म, मोक्ष की अवधारणा सब जगह मिलती है। 2 नंबर है तीर्थ और पवित्र तीर्थ है। 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियों पूरे देश को सांस्कृतिक सूत्र में बांधती है। 3 नंबर पॉइंट है त्यौहार और अनुष्ठान। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व आदि विभिन्न क्षेत्रों में अलग नाम है, शैली में परंतु समान भाव से मनाए जाते हैं। 4 नंबर पॉइंट है कला और साहित्य। भारतीय शास्त्रीय संगीत, नेतृत्व नृत्य, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, महाकाव्य, रामायण, महाभारत पूरे देश में सम्मानित है। 5 नंबर पॉइंट है भाषाई विविधता में एकता। विभिन्न भाषाओं में एक समान सांस्कृतिक भाव है। संस्कृत ने एक साझा सांस्कृतिक धारा प्रदान किया। 6 नंबर है सांस्कृतिक सहिष्णुता और सह-अस्तित्व। भारत में विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोग सह-अस्तित्व की भावना से रहते हैं। 7 नंबर है ऐतिहासिक अनुभवों की समानता। स्वतंत्रता आंदोलन ने भी राष्ट्रीय एकता की भावना को सशक्त किया। 4 नंबर निष्कर्ष है भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मिश्रण है। विकासवादी, प्रसारवादी, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण जैसे सिद्धांत इसे
परिवर्तन को समझने में मदद करते हैं। विविधता के बावजूद आध्यात्मिक दृष्टिकोण, साझा त्योहार, तीर्थ, कला, भाषा और ऐतिहासिक अनुभव भारत की सांस्कृतिक एकता को बनाए रखते हैं। यही भारत की विशिष्ट पहचान और शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों 9, आदिम राजनीतिक संगठन के स्वरूप एवं प्रकार स्पष्ट करते हुए आदिम समाज की आर्थिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है आदिम राजनीतिक संगठन का स्वरूप। आदिम समाज में राजनीतिक संगठन अत्यंत सरल असंस्थात्मक जनजातीय स्वरूप का होते हैं। इसका आधार रक्त संबंध, गोत्र एवं कबीलाई एकता पर टिका होता है। छोटे छोटे समूह में लोग संगठित रहते थे और उनके संचालन का कार्य बुजुर्ग, अनुभवी और साहसी व्यक्ति करते थे। इसका मुख्य लक्षण है पहला लक्षण है छोटे समूह में संगठन। जनसंख्या कम होने से संगठन परिवार और कुल तक सीमित है। 2 नंबर लक्षण है नेतृत्व का आधार, आयु, अनुभव, साहस और धार्मिक प्रतिष्ठा। 3 नंबर है लिखित कानून का अभाव, नियम मौखिक और परंपरागत। 4 नंबर है सामूहिक निर्णय प्रणाली, सभा में चर्चा कर सर्वसम्मति से निर्णय। 5 नंबर है धर्म एवं राजनीति का मिश्रण, धार्मिक नेता ही राजनीतिक कार्य भी करते थे। आदिम राजनीति संगठन के प्रकार, पहला प्रकार है परिवार आधारित संगठन, सत्ता परिवार के मुखियों के हाथ में होती थी। 2 नंबर है कुल संगठन, समान रक्त संबंध या गोत्र के आधार पर एक नेता का चयन होता था। 3 नंबर है जनजातीय संगठन, कई कुलों का संघ जिसमें एक प्रमुख पूरे जनजातीय समूह का नेतृत्व करता था। 4 नंबर है प्रमुख तंत्र, अपेक्षाकृत बड़े संगठन में स्थायी प्रमुख जो न्याय, युद्ध और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करता था। आदिम समाज की आर्थिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। आदिम समाज की आर्थिक व्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर, आत्मनिर्भर और विनिमय प्रणालियों पर आधारित थी। इसका पॉइंट नंबर 1 है आत्मनिर्भरता, हर परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता था। 2 नंबर है प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता, शिकार, मछली पकड़ना, फल फूल और कंदमूल का संग्रह, पशुपालन। 3 नंबर है विनिमय प्रणाली, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, मुद्रा का अभाव। 4 नंबर है सामूहिक स्वामित्व, भूमि, जल, वन आदि पर किसी व्यक्ति का निजी स्वामित्व नहीं बल्कि पूरे समूह का अधिकार। 5 नंबर है कम उत्पादन उपभोग, केवल आवश्यकता का अनुसार उत्पादन, अतिरिक्त भंडारण कम। 6 नंबर है श्रम विभाजन, कार्य का विभाजन लिंग और आयु के आधार पर, पुरुष शिकार और रक्षा, महिलाएं संग्रह कर खेती और गृह कार्य। 7 है तकनीकी साधनों की सादगी, पत्थर, लकड़ी और हड्डी के औजारों का प्रयोग, धातुओं का सीमित उपयोग है। 8 नंबर है स्थानीयता, वस्तुओं का उत्पादन और उपभोग स्थायी स्तर पर ही, बाहरी व्यापार न्यूनतम। 9 नंबर है सहकारिता का अभाव, कार्य सामूहिक रूप से किया जाता था जैसे शिकार या घर बनाना। 10 नंबर पॉइंट है कृषि की प्रारंभिक अवस्था, धीरे धीरे स्थायी निवास और कृषि की शुरुआत हुई। उपसार, आदिम राजनीतिक संगठन जनजातीय एवं संस्थागत स्वरूप का था जिसमें सत्ता बुजुर्गों या मुखियों के हाथ में होती थी और निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। आर्थिक व्यवस्था आत्मनिर्भर, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित और सामूहिक स्वामित्व वाली थी। मुद्रा का अभाव होने से विनिमय प्रणाली प्रचलित थी तथा उत्पादन का उद्देश्य केवल आवश्यकता की पूर्ति था। यद्यपि ये व्यवस्था आधुनिक दृष्टि से सरल थी, फिर भी इसने मानव समाज सभ्यता के विकास की मजबूत नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारत में प्रमुख जनजातियों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं पर चर्चा कीजिए। इसका आंसर है विद्यार्थियों भारत विविधताओं का देश है जहां भाषा, संस्कृति, धर्म और जीवन शैली की असंख्य छंटाएं देखने को मिलती है। इन्हीं विविधताओं में एक महत्वपूर्ण अंग है जनजातीय। भारत की जनजातियों ने केवल अपने सांस्कृतिक वैभव और परंपरागत जीवन शैली के कारण विशिष्ट हैं, बल्कि वे हमारी प्राचीन मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर भी है। परंतु आधुनिकता की आंधी, आर्थिक असमानता और सामाजिक चुनौतियों ने इनके अस्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला है। भारत की प्रमुख जनजातियों एवं उनकी विशेषताएं। भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 700 से अधिक है। इनमें से कुछ प्रमुख जनजातियों इस प्रकार है। पहली जनजाति है भील, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती है। तीर कमान के दक्ष उपयोगकर्ता, रंग बिरंगे वस्त्र एवं नृत्य गीतों की समृद्ध परंपरा। 2 नंबर जाति है संथाल,
2 नंबर जनजाति है संताल। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में रहती है। ये कृषि एवं शिकार का व्यवसाय करती है। सोहरा एवं बहा जैसे पर्व प्रसिद्ध है यहाँ पर। और 3 नंबर जनजाति है गौड़। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में वन उत्पादन और कृषि और मछली पकड़ने पर निर्भर है। गोटुल जैसी सामुदायिक संस्था प्रसिद्ध है। 4 नंबर है टोडा नीलगिरी। तमिलनाडु में पशुपालन, भैंस से प्रमुख ऊनी वस्त्र एवं विशिष्ट झोंपड़ी नुमा घर। 5 नंबर है नागा। नागालैंड एवं उत्तर पूर्व में योद्धा परंपरा, विशिष्ट युद्ध नेतृत्व, नृत्य एवं रंगीन परिधान। 6 नंबर है मिजो। मिजोरम में चापचर कूट और मीम कूट जैसे त्योहार, सामूहिक जीवन शैली। 7 नंबर जनजाति है खांसी। मेघालय में मात्र सकारात्मक समाज, बांस व लकड़ी के घर और पूर्व त्योहारों की बहुलता। सामान्य विशेषताएं: भौगोलिक अलगाव, प्राय जंगल, पहाड़, दूरस्थ क्षेत्रों में निवास, सांस्कृतिक विशिष्टता, अपनी अलग भाषा, बोली, परिधान, लोक कला और त्योहार, आर्थिक आत्मनिर्भरता, पारंपरिक रूप से कृषि, शिकार और मछली पकड़ना, वनोपज संग्रह, सरल जीवन, सामुदायिक भावना, प्रकृति पूजा, पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन, सामाजिक संरचना, प्राय कबीलाई मुखियों द्वारा संचालन, रक्त संबंध आधारित रिश्ते। जनजातियों की सामाजिक संस्थाएं। 1 नंबर है शिक्षा का अभाव, एक शिक्षा दर अधिक, दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालयों की कमी। 2 नंबर है सांस्कृतिक विघटन, बाहरी प्रभाव एवं आधुनिकता के कारण पारंपरिक संस्कृति का शरण है। 3 नंबर है जातीय भेदभाव, कुछ क्षेत्रों में अब भी सामाजिक अलगाव एवं अपेक्षा। 4 नंबर है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, चिकित्सा संस्थानों का अभाव, पारंपरिक इलाज पर निर्भरता। 5 नंबर है धार्मिक परिवर्तन, मिशनरी गतिविधियों एवं अन्य प्रभावों से पारंपरिक आस्था में बदलाव। जनजातियों की आर्थिक समस्याएं। पहली समस्या है भूमि से विस्थापन, खनन, उद्योग, बांध परियोजनाओं के कारण भूमि व जंगल से बेदखली। 2 नंबर है वन संसाधनों से वंचित होना, वन अधिनियम एवं सरकारी नियंत्रण के कारण वनोपज पर अधिकार कम होना। 3 नंबर है गरीबी और बेरोजगारी, सीमित कृषि भूमि, आधुनिक प्रशिक्षण का अभाव, रोजगार के अवसर कम है। 4 नंबर है ऋणग्रस्तता, महाजनों एवं साहूकारों पर निर्भरता, ऊंची ब्याज दर। 5 नंबर है औद्योगिक शोषण, कम मजदूरी, असंगठित क्षेत्र में कार्य, श्रमिक अधिकारों का अभाव। निष्कर्ष: भारतीय जनजातियाँ हमारी सांस्कृतिक विरासत का अनमोल हिस्सा है, परंतु वे आज भी विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह नहीं जुड़ पाई है। इनके समग्र विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण और राजनीतिक भागीदारी की प्राथमिकता देनी होगी। सरकारी योजनाओं के साथ साथ सामाजिक संगठनों और स्थानीय भागीदारी से ही इनकी समस्याओं का स्थायी समाधान संभव है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जनजातीय विकास हेतु सरकारी योजनाओं एवं नीतियों की समीक्षा कीजिए। इसका आंसर है विद्यार्थियों, भारत एक बहुजातीय बहुसांस्कृतिक देश है जहां विभिन्न जनजातीय समुदाय अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, भाषाओं, परंपराओं और जीवन शैली के साथ निवास करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों का है। ये समुदाय प्राय दुर्गम, पर्वतीय, वनांचल एवं सीमा क्षेत्रों में रहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से ये जनजातियां सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन का सामना करती रही। स्वतंत्रता के बाद से केंद्र एवं राज्य सरकारों ने इनके सर्वांगीण विकास के लिए अनेक योजनाएं और नीतियां लागू की है। 2 नंबर पॉइंट है संवैधानिक प्रावधान। संविधान ने जनजातीय विकास के लिए ठोस आधार प्रदान किए हैं। अनुच्छेद 15 और 16 शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष देखरेख तथा सामाजिक अन्याय से रक्षा। 5वीं अनुसूची जनजातीय बहुल क्षेत्रों का प्रशासन और विकास है। 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों में स्वायत्त परिषदों के माध्यम से प्रशासन है। पेशा अधिनियम 1996 ग्राम सभाओं को निर्णय लेने और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण का अधिकार है। 3 नंबर पॉइंट है प्रमुख नीतियों और योजनाएं। इसका क्या है जनजातीय उप योजना TSP 1974 और 75 में शुरू की गई, जिसके तहत जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रत्येक बजट प्रावधान सुनिश्चित किया गया ताकि योजनाएं सीधे जनजातीय हितों पर केंद्रित हो। राष्ट्रीय जनजातीय नीति 2006 प्रारूप है। भूमि अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, सांस्कृतिक पहचान और भागीदारी पर जोर दिया गया।
गए शिक्षा क्षेत्र में पहल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आवास और भोजन, पूर्व और उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं, आदिवासी छात्रावास और कन्या आश्रम विद्यालय। इसका ध्येय है आर्थिक सशक्तिकरण। वन बंधु कल्याण योजना, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार है। TRIFED और वन धन योजना, लघु वनोपज, हस्तशिल्प और विपणन को बढ़ावा। वित्तीय समावेशन योजनाएं, जन धन, मुद्रा बैंकिंग और ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना। अड़े स्वास्थ्य और पोषण, मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ, पोषण आहार योजनाएं और मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा सुविधा। 4 नंबर पॉइंट है सकारात्मक प्रभाव, शिक्षा में वृद्धि, साक्षरता दर में सुधार और छात्र नामांकन बढ़ा। आर्थिक आत्मनिर्भरता, वन धन योजना और TRIFED के माध्यम से रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सुधार, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कुछ क्षेत्रों में कमी। सांस्कृतिक संरक्षण, आदिवासी कला, नृत्य, हस्तशिल्प के लिए सरकारी प्रोत्साहन। 5 नंबर कारण है चुनौतियों और सीमाओं, योजनाओं का असमान क्रियान्वयन, कई क्षेत्रों में योजनाएं कागजी रहती है, भ्रष्टाचार और संसाधन दुरुपयोग है, वास्तविक लाभार्थियों के तक लाभ नहीं पहुंचता है, भूमि अधिग्रहण और विस्थापन, विकास परियोजनाओं से पारंपरिक आजीविका प्रभावित, शैक्षिक गुणवत्ता की कमी, शिक्षकों और संसाधनों का अभाव है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोरी, दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टर और दवाओं की कमी। 6 नंबर है सुधार हेतु सुझाव। इसका पॉइंट नंबर 1 है स्थानीय भागीदारी, योजनाओं में जनजातीय नेतृत्व और ग्राम सभा की भूमिका बढ़ाना। 2 नंबर है पारदर्शिता और निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और सामाजिक लेखा जोखा। 3 नंबर है सांस्कृतिक दृष्टिकोण, योजनाओं में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान है। 4 है कौशल विकास, रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकी शिक्षा। 5 नंबर पॉइंट है स्वास्थ्य में निवेश, टेलीमेडिसिन, मोबाइल अस्पताल, आयुर्वेदिक, स्थानीय शिक्षा का समन्वय। 7 नंबर इसका निष्कर्ष है भारत में जनजातीय विकास हेतु सरकारी योजनाएं और नीतियां शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। यद्यपि इन योजनाओं ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं, लेकिन इनका प्रभाव सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं दिखता। यदि क्रियान्वयन से पारदर्शिता, स्थानीय भागीदारी और सांस्कृतिक संवेदनशीलता बढ़ाई जाए तो जनजातीय समुदायों का सतत और समावेशी विकास संभव है। जनजातीय विकास तभी सफल होगा जब इन्हें केवल लाभार्थी नहीं बल्कि विकास यात्रा के सक्रिय भागीदारी के रूप में देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13, राजस्थान की प्रमुख जनजातियों एवं उनकी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। इसका आंसर है विद्यार्थियों राजस्थान की प्रमुख जनजातियों एवं उनकी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं। भूमिका, राजस्थान में केवल अपनी वीरता, इतिहास, स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये अनेक जनजातीय समुदायों का भी घर है। यहाँ की जनजातियाँ अपनी विशिष्ट जीवन शैली, परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर के कारण विशिष्ट पहचान रखती है। राजस्थान में जनजातियों की कुल जनसंख्या राज्य की जनजातियों का लगभग 13% हिस्सा है। इनकी अधिकांश बसाउट अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्वी हिस्सों, वन क्षेत्रों, दुर्गम पर्वतीय इलाकों में है। यहाँ की प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, ग्रासी, सेरिया, डामोर, कठोड़ी, सांसी आदि प्रमुख है। 2 नंबर पॉइंट है राजस्थान की प्रमुख जनजातियों एवं उनकी विशेषताएं। राजस्थान की प्रमुख जनजाति है, पहली जनजाति है भील। ये उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में निवास करती है और इनकी भाषा है राजस्थानी गुजराती मिश्रण भाषा बोलते हैं ये। इसकी विशेषताएं हैं, भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। इसे भारत का आदिवासी भी कहा जाता है। परंपरागत रूप से तीर कमान के कुशल धुरंधर शिकारी है। कृषि और श्रमिक कार्य मुख्य आजीविका। ये इनके कौन से त्यौहार होते हैं? होली, दिवाली, भगोरिया, गौरी नृत्य इनके प्रमुख पर्व होते हैं। सामाजिक संगठन पटेल और गमेती प्रमुख है। 2 नंबर जनजाति है मीणा जनजाति। ये जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, भरतपुर में निवास करती है और ये ढूढ़ाड़ी भाषा का प्रयोग करती है। इनकी विशेषताएं ऐतिहासिक रूप से राजस्थान के शासकीय योद्धा वर्ग से संबंधित प्रमुख इनकी आजीविका कृषि एवं पशुपालन का ये कार्य करती है।
विवाह प्रथा में दान देने की परंपरा है। और गणगौर, तीज, होली इनके मुख्य त्यौहार है। सामाजिक संरचना गोत्र और कुल पर आधारित है। 3 नंबर जनजातीय गरासिए जनजातीय निवास क्षेत्र सिरोही, पाली, उदयपुर, माउंट आबू क्षेत्र। इनकी भाषाएं हैं गुजराती, राजस्थानी मिश्रण है। गरासिया जनजाति गुजराती राजस्थानी भाषा का प्रयोग करती है। इनकी विशेषताएं: गरा शब्द का अर्थ है भूमिका, हिस्सा, जो इनके ऐतिहासिक जागीरदारी स्वरूप को दर्शाता है। गैर परंपरागत विवाह प्रथा प्यार आधारित विवाह के लिए प्रसिद्ध है। इनका नृत्य, गीत इनकी संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग है। 4 नंबर जनजाति है सेरिया। ये बाराकोटा, झालावाड़ में रहती है। इनकी भाषा है सेरिया हिंदी। इनकी विशेषताएं: वनों में निवास करती है, शिकार करती है, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना प्रमुख इनका कार्य है। आर्थिक दृष्टि से ये अत्यंत पिछड़ी और कुपोषण से प्रभावित है। जनजातियों में सबसे अधिक गरीबी और अशिक्षा वाली जनजाति है। वृक्ष पूजा और प्रकृति पूजा का प्रचलन होता है। और 5 नंबर जनजाति डामोर जनजाति निवास क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। विशेषताएं: कृषि एवं श्रमिक कार्य प्रमुख है। सामूहिक नृत्य और संगीत में रुचि रखते हैं। 6 नंबर जनजाति कथोड़ी, ये उदयपुर, बांसवाड़ा के वनों में रहते हैं। इनकी विशेषताएं: लकड़ी और बांस का ये कार्य करती है। पारंपरिक रूप से शिकारी और वन उत्पाद संग्राहक है। राजस्थान की जनजातियों की सामान्य सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं: भाषा और बोली अधिकांश राजस्थान की उपभाषाएं जिनमें गुजराती, हिंदी का प्रयोग करते हैं। वेशभूषा: पुरुष धोती, अगर का पगड़ी, महिलाएं घाघरा, चोली, ओढ़नी और चांदी के आभूषण पहनते हैं। 3 नंबर पॉइंट है आर्थिक जीवन, कृषि, पशुपालन, श्रम कार्य, वनोपज संग्रह। 4 नंबर है धार्मिक मान्यताएं, प्रकृति पूजा, ग्राम देवता, कुल देवता, पूर्वजों की आराधना, हिंदू देवी देवताओं का विश्वास है। 5 नंबर है लोक नृत्य और संगीत, गौरी, गेरी, घूमर, वालर, भगोरिया। 6 नंबर है त्यौहार, इनका त्यौहार होता है होली, दिवाली, गणगौर, तीज, भगोरिया, हाट, गौरी उत्सव। और सामाजिक संरचना गोत्र प्रणाली का महत्व है। अपने गोत्र में विवाह निषिद्ध है। 8वां कला और शिल्प, बांस और लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। लोक चित्रकला प्रसिद्ध है। इनकी 4 नंबर है, इनका पॉइंट है प्रशासनिक और ऐतिहासिक संदर्भ। स्वतंत्रता के बाद संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान में जनजातीय विकास परियोजना, TSP, जनजातियाँ उप योजना क्षेत्र, वनवासी कल्याण योजना, आश्रमशालाएँ, छात्रावास, आर्थिक सहायता कार्यक्रम लागू किए गए। ऐतिहासिक रूप से भील और मीणा जैसे समुदाय राजस्थान की सुरक्षा और युद्ध कला में सहायक है। 5वां निष्कर्ष, राजस्थान की जनजाति अपने आप में एक जीवित संस्कृति, विविध परंपराओं और अद्भुत कलात्मक की धरोहर है। इनकी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, जीवन मूल्य और प्रकृति आधारित जीवन शैली ने केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज जबकि आधुनिकता और विकास की लहर इन तक पहुंच रही है, इनकी पारंपरिक कला, भाषाएं और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना आवश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, MGS USP क्लासेस बीकानेर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर क्लास मिलती रहे। विद्यार्थियों, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।